कहता है लेट c इज इक्वल टू mod of z minus 2 ma equal to 5. Then evaluate the complex integral क्रॉस इंटीग्रल ये कंटूर है z पावर 4 प्लस 4z इंटू ई पावर z cos स्क्वायर ऑफ z dz। तो ये हमने एवेल्यूएट करना है। अब ये वाली जो इंटीग्रल होता है ये एवेल्यूएट जो है होगा हमारे पास काशी थ्योरम से। हमारे पास एक काशी थ्योरम होता है, उससे हम चेक करके इसको एवेल्यूएट कर लेते हैं। उससे पहले हमें कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए, जैसे एनालिटिक फंक्शन कौन सा होता है। तो मैंने इसको ये सॉल्व करने से पहले वो एनालिटिक फंक्शन को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, उसको देख लेते हैं। तो जो हमारे पास एनालिटिक फंक्शन होता है, अगर उसको देखा जाए तो वो होता है a function is analytic if it is differentiable at each point in the neighborhood। अगर हम किसी भी फंक्शन को एनालिटिक चेक करते हैं तो सबसे पहले हम उसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करते हैं, क्या वो डिफरेंशियबल है या नहीं है। तो किसी भी फंक्शन को किसी पॉइंट के ऊपर डिफरेंट एनालिटिक होने के लिए उसके नेबरहुड के अंदर जितने भी पॉइंट आते हैं वो उसके पॉइंट के नेबरहुड के सब पॉइंट्स के ऊपर वो डिफरेंशियबल होना चाहिए। जैसे हम कहते हैं इस पॉइंट के ऊपर हम चेक करते हैं जी ये फंक्शन क्या, कोई भी फंक्शन है ETC ABC, क्या वो डिफरेंशियबल सॉरी क्या वो एनालिटिक है या नहीं है। तो इसके अराउंड जो कंटूर बनेगा उस कंटूर के अंदर जितने भी पॉइंट आएंगे बेशुमार नंबर ऑफ पॉइंट्स आएंगे, उन पॉइंट्स के ऊपर भी उसको डिफरेंशियबल होना चाहिए। अगर वो उन पॉइंट्स के ऊपर भी डिफरेंशियबल है तो देन वो फंक्शन क्या है, एनालिटिक है, एनालिटिक फंक्शन है। तो यानी कि उसके नेबरहुड के अंदर, यानी कि हम किसी भी पॉइंट के नेबरहुड कैसे लेते हैं, हम ये कहते हैं ये कोई पॉइंट है तो इसके अराउंड एक क्लोज इंटरवल ऐसा होना चाहिए जो कि इसको इस क्लोज इंटरवल के अंदर वो तमाम सारे पॉइंट इसके नेबरहुड होंगे, एक ऐसा क्लोज इंटरवल जो इस पॉइंट को घेरता हो। तो ये वाला इंटरवल है जो इसको घेर रहा है, लेकिन ये इसके इर्द गिर्द सब पॉइंट, इन सब नंबर ऑफ पॉइंट बेशुमार पॉइंट आते हैं, जाहिर सी बात है उसके ऊपर भी वो क्या होना चाहिए, डिफरेंशियबल होना चाहिए। दूसरी बात है हम किसी भी इंटरवल की अगर हम बात करें, इफ ए फंक्शन इज एनालिटिक इन एन इंटरवल देन इट इज डिफरेंशियबल एट एवरी पॉइंट ऑफ द इंटरवल। यानी कि मेरे पास कोई भी इंटरवल है, जैसे ये 1 3 है, तो इस इंटरवल के अंदर बेशुमार जो पॉइंट्स हैं सब के ऊपर वो जो है वो डिफरेंशियबल होना चाहिए, तब वो जाके इस इंटरवल के अंदर एनालिटिक होगा। तीसरी बात है फंक्शन इज डिफरेंशियबल इन द होल कॉम्प्लेक्स प्लेन। ये हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स प्लेन है, ये एक्स एक्सिस है, रियल एक्सिस है, और ये वाई इमेजिनरी एक्सिस है। देन इसके अंदर सारे का प्लेन के अंदर अगर कोई फंक्शन जो है वो डिफरेंशियबल है, देन वो फंक्शन जो हमारे पास होगा इंटायर एनालिटिक हो। तो इंटायर एनालिटिक के लिए लाजमी है कि वो पूरे के पूरे जो है पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर वो एनालिटिक सॉरी डिफरेंशियबल होने चाहिए, तब जाके वो एनालिटिक होगा। हमें देखें तो ये हमारे पास पोलिनोमियल फंक्शन है, तो पोलिनोमियल फंक्शन जो है वो एनालिटिक होता है। आप देखें यहाँ पे कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं आएगी और ये इस तरह से जंप्स नहीं आएंगे, तो ये जो हमारे पास आ जाएगा ये एनालिटिक आ जाएगा। अगर ये एनालिटिक ये एक्सपेंड होगा एंड देन इसके ऊपर हमारे पास पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स इज इक्वल टू पार्शियल वी ओवर पार्शियल वाई एंड पार्शियल u ओवर पार्शियल y इज इक्वल टू माइनस पार्शियल v ओवर पार्शियल x। ये अगर पार्शियल डेरिवेटिव ये अगर होल्ड कर जाए इस पे, तो ये होल्ड करता है ये डेफिनेटली। ई पावर z जो है वो एनालिटिक है, वो भी एनालिटिक है एवरीवेयर। अगर हम इसको एक्सपेंड इस पे चेक करें तो ये एनालिटिक ही निकल आता है। cos ऑफ स्क्वायर ऑफ z कंपोज्ड ऑफ cos ऑफ z से बनता है, तो cos ऑफ z भी जो है वो एंटायर पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर जो है वो क्या है जी, वो एनालिटिक है। तो ये सारे के सारे एनालिटिक है। सो द फुल फंक्शन इज एंटायर एनालिटिक एवरीवेयर इंक्लूडिंग इनसाइड एंड ऑन द कंटूर। कंटूर के ऊपर भी है और उसके इनसाइड भी है। तो दिन बैकाशी थ्योरम ये होता है, अगर वो एंटायर जो है वो एनालिटिक है ऑन इनसाइड एंड ऑन द कंटूर, तो दिन वो इक्वल टू जीरो होता है। तो फिर ये वहाँ पे एक ऑप्शन 2 जो था वो जीरो वाला वो करेक्ट था। तो ये आंसर जो इसका आता है वो फिर जीरो आता है। क्वेश्चन नंबर प्योरिटीज, चलो वो भी सामने है, उन्हीं को देख लेते हैं। अब सिंगुलर पॉइंट या सिंगुलरिटी पॉइंट कौन सा होता है, द पॉइंट इन द नेबरहुड आर इन द इंटरवल ऑन विच द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशियबल। मतलब हमारे पास ये कोई एक पॉइंट था, इसकी ये नेबरहुड है,
इनमें से लेट्स पर इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं है, यानी कि वो अनडिफाइंड हो रहा है। तो फिर हम ये कहेंगे कि जी भाई ये वाला पॉइंट जो है ये सिंगुलर पॉइंट है। इस तरीके से इस इंटरवल के अंदर भी हो सकता है, या फिर प्लेन के अंदर भी हो सकता है। तो जैसे ये हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ जी इक्वल टू जी डिवाइड बाई जी माइनस वन। तो अब ये वाला फंक्शन जो है जी इक्वल टू वन पे जाके ये नॉट डिफरेंशिएबल आ रहा है। तो ये z इज इक्वल टू वन जो है ये हमारे पास क्या सिंगुलरिटी पॉइंट है। तो ये एग्जांपल के तौर पे ये मैंने लिख लिया था। जो है वो कहता है द होल इंटीग्रल एफ ऑफ जी डी जी इज इक्वल टू जीरो, क्लोज कंटूर के ऊपर काशी रीमन इक्वेशन इसे हम कहते हैं। लेट जी हमारे पास अगर है एक्स प्लस आयोटा वाई है, तो देन जी इज इक्वल टू यू ऑफ एक्स वाई के फॉर्म में लिख सकते हैं प्लस आयोटा वी ऑफ एक्स वाई। वो एलियाटिक नहीं होगा क्योंकि वो इस इक्वेशन को फुलफिल नहीं कर रहा होगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो ये सेटिस्फाइड कर रहा है, ठीक है। इसमें पार्शियल यू और पार्शियल एक्स, यू को एक्स के हिसाब से पार्शियल डेरिवेटिव ले और वी को वाई के हिसाब से वो इक्वल आना चाहिए। एंड यू को वाई के साथ और वी को एक्स के साथ करें तो उसके साथ माइनस ले तो ये आपस में इक्वल होना चाहिए, माइनस ला के इक्वल हो जाना चाहिए। तो ये इलेक्ट्रिक के लिए। तो पीछे हमने सिंगुलरिटी के लिए कुछ चीज़ें देखी थी। क्वेश्चन नंबर 7 है जी, 17 है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इफ ऑफ जी इज इक्वल टू साइन ऑफ जी डिवाइड बाई जी पावर 4। तो इसकी अगर हम साइन ऑफ जी की अगर हम सीरीज को ओपन करें तो ये आ जाता है जी माइनस जी क्यूब डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल प्लस जी 5 डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल माइनस जी पावर 7 डिवाइड बाई 7 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। ये ऐसे ही चलता है। और डिनोमिनेटर में क्योंकि जी पावर 4 और से हमने डिवाइड कर दिया, तो इस पे भी डिवाइड होगा, इधर डिवाइड होगा तो जी पावर 4 वन ओवर जी क्यूब, इधर से तो वन ओवर जी, इधर से प्लस जी डिवाइडेड 5 फैक्टोरियल माइनस जी क्यूब डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल अप टू 1 चलता रहेगा। अब देखें ये वाले जो हैं ये तो जीरो हो रहे हैं, क्योंकि इधर आप जीरो पुट करेंगे तो एट जी इज इक्वल टू जीरो जीरो हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे देखें ये जो डिनोमिनेटर में आ गई ये, इनको हम देखते हैं डिनोमिनेटर में जितने भी जी आए उनको हम देखते हैं, यानी कि नेगेटिव जी। उनमें से जो हाईएस्ट पावर है उसको हम देखते हैं, वो उसका ऑर्डर हो जाता है पोल का। 3 एट जी इज इक्वल टू जीरो जीरो पुट करेंगे, यहाँ पे तो अनडिफाइंड हो, यहाँ पे तो हम देखते ही नहीं ना। इनमें से जो हाईएस्ट पावर वाला वो देखते हैं, तो पोल की लिए भी मैं अलग से ये जो है वो आगे कुछ टॉपिक मैंने बनाए हुए हैं उनको भी देखेंगे। तो ये जो है पोल इसका बनता है इफ हैज अ पोल ऑफ ऑर्डर 3 एट जी इज इक्वल टू जीरो। तो इसका ऑर्डर जो होता है मैक्सिमम जो पावर होती है उसका ऑर्डर हो जाता है। तो ये वाला ऑप्शन जो वहाँ पे था वो करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज एलियाटिक इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। ये तीन फंक्शन उसने दिए हुए हैं। एक एफ ऑफ जी इज इक्वल टू जी conjugate f of z is equal to 2x plus iota x y square f of z is equal to z square। तो वो कहता है पहला और दूसरा जो है ये और ये एनालिटिक है, या फिर दूसरा और तीसरा एनालिटिक है, या फिर दूसरा सिर्फ एनालिटिक है, या फिर ऑनली तीसरा एनालिटिक है। तो फिर देखें एफ ऑफ जी इज इक्वल टू जी कंजुगेट, अभी हमने देखा वो तो एनालिटिक है ही नहीं क्योंकि वो इक्वल ही नहीं आ रहा काशी रीमन इक्वेशन से। एफ ऑफ जी इज इक्वल टू अगर ये देखा जाए तो इसमें यू हमारे पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2x एंड वी जो हमारे पास आ जाएगा एक्स वाई स्केयर। अगर हम इसको यू को एक्स के हिसाब से पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं तो 2 आता है, और वी को वाई के हिसाब से लेते हैं तो 2xy आता है। तो ये आपस में इक्वल नहीं आए। इट मीन्स दैट दूसरा वाला परफॉर्म करने की जरूरत ही नहीं है। तो फिर इसका मतलब है ये भी एनालिटिक नॉट एनालिटिक आ गया, पहले वाला भी नहीं है और दूसरे वाला भी नहीं। तीसरे वाला भी देख लेते हैं। तीसरे वाला कह रहा है जी कि जी स्केयर इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई होता है असल में जी। कोई भी जी जो हमारे पास होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर को एक्स प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो होल स्केयर इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस टू एक्स वाई प्लस टू आयोटा एक्स वाई माइनस वाई स्केयर। और अगर ये देखा जाए तो ये माइनस वाई स्केयर आएगा क्योंकि आयोटा स्केयर माइनस हो जाता है, माइनस वन हो जाता है। एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर प्लस टू आयोटा एक्स वाई। तो यहाँ पे ये सारे का सारा जो हमारे पास है ये आ जाएगा हमारे पास यू, और ये सारे का सारा वी आ जाएगा कॉम्प्लेक्स पार्ट जो आता है। तो इसको अगर हम यू के हिसाब से, यू को एक्स के हिसाब से पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं तो 2x आता है, वी को वाई के हिसाब से भी लेते हैं तो 2 आता है। तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। अब हम ये इक्वल हो गए तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ फिर चलते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है जी, इसको वाई के हिसाब से करेंगे, इसको एक्स के हिसाब से करेंगे। इसको वाई के हिसाब से करते हैं तो -2 आया, तो जाहिर सी बात है ये वाला तो कांस्टेंट कंसीडर होगा। इसको एक्स के हिसाब से करते हैं तो 2y आता है, एक्स यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव 1 उसका हो जाएगा। सो ये देखें तो ये माइनस
इसका ये माइनस वाला, ये वो इसका माइनस और ये इसका बात एक ही है। तो ये इट मीन दैट ये बात भी मिल गई, ये भी मिल गई। तो ये रीमन काशी रीमन इक्वेशन जो है वो फुलफिल होगी। देन ये थ्री वाला जो है, ये वाला हमारे पास एनालिटिक है, तो इट मीन दैट ओनली थ्री वाला जो है वो एनालिटिक है। वहाँ भी ये वाला ऑप्शन जो था वो करेक्ट है। इफ ऑफ जी इज इक्वल टू साइन ऑफ हाइपरबोलिक ऑफ जी डिवाइड बाय जी पावर 6। तो जो साइन ऑफ जी की एक्सपेंशन होती है वही साइन ऑफ हाइपरबोलिक ऑफ जी की भी होती है, लेकिन सबके साथ प्लस का साइन आ जाता है। जी प्लस जी क्यूब डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल प्लस जी पावर 5 डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल प्लस जी पावर 7 डिवाइड बाई 7 फैक्टोरियल प्लस अप टू 1 डिवाइड बाई सी पावर 6 से हम डिवाइड कर देते हैं। अब इसमें ये होता है कि हमने ये देखना है 1 डिवाइड बाई जी पावर 5, इधर डिवाइड किया तो एक तो कट जाएगा 6, इधर से 3 कट जाएगा 3 बच जाएंगे, इधर से 5 में से एक कट जाएगा एक बच जाएगा। हम ये देखते हैं यहाँ पे z की पावर -1 आती है। जहाँ पे z की पावर -1 आती है उसका जो कोफिशिएंट आता है वो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाता है जी, यहाँ पे वो पोल मिल जाता है हमें। तो यहाँ पे ये तो z पावर -3 होगी, -1 तो नहीं बनी, यहाँ पे z की पावर -1 बन रही है, इसका कोफिशिएंट 1 डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल है। वहाँ पे जो आंसर थे 1 डिवाइड बाई 6 फैक्टोरियल था, 1 डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल था, पता नहीं जीरो था, तो एक कोई और ऑप्शन था, 5 फैक्टोरियल की बात हुई थी। तो मैंने जो सॉल्व किया उसमें तो ये वाला बन रहा है। देर केस देख लीजिए। Which of the following is the image of the straight line x is equal to 1 under the transformation f of z is equal to g square where z is equal to x plus iota y। तो देखिए हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या है, f of z is equal to g square। तो इसको हम ओपन करें तो ये बनता है, यू नो विल। तो फिर इसको अगर हम करें तो ये तो इसको हमने क्या बनाना है जी, वहाँ पे ऑप्शन थे। तो अगर हम देखें z x इज इक्वल टू 1 पे देखें, यहाँ पे देखें, अगर हम ये करते हैं, ये वाला हमारे पास u है तो ये क्या है, v है। हमने इनको पहले अलग अलग कर दिया, एक को u के दिए दूसरे को v के लिए। अच्छा ये मैं बाद में एनालिटिक की तरफ से लगे, मेरे मुझे ध्यान ही नहीं था, जब मैंने क्वेश्चन को फिर दोबारा ध्यान किया तो फिर पता चला। अगर हम इधर 1 पुट करते हैं तो ये आ जाता 1 माइनस वाई स्केयर, और अगर हम इसमें 1 पुट करते हैं x की जगह पे तो ये आ जाता 2y। तो ये 2y, या फिर इसमें ना पुट करें। अब ये है कि हम यहाँ से हम यहाँ से y की, यहाँ पे y की वैल्यू पुट करनी है, यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो 2x आके इधर डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 2 तो यहाँ पे 1 है। ठीक है, यहाँ पे v डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। सो इधर v डिवाइड बाई 2 पुट करते हैं तो y की जगह पे तो v स्केयर डिवाइड बाई 2 स्केयर, तो ये आ जाएगा, ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 माइनस वी स्केयर डिवाइडेड बाई 4। देन 4 इधर मल्टीप्लाई होगा, 4u इज इक्वल टू 4 माइनस वी स्केयर। तो ये 4 उठ के इधर ले आएंगे हम, 4u माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस वी स्केयर। सो वी स्केयर इज इक्वल टू 4 माइनस 4u, तो ये जाहिर सी बात है माइनस साइन चेंज करेगा, इसका माइनस कर देगा, इसका प्लस कर देगा, तो इधर 4 माइनस 4u आ जाएगा, 4 कॉमन लिए तो 1 माइनस 4u आ जाएगा हमारे पास। तो ये तो हमारे पास पैराबोला की जो स्टैंडर्ड फॉर्म बनती है, अगर आपने ध्यान दिया हो, ये ध्यान दे तो ये वो वाली बनती है। तो इस तरह से ये हमारा ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ।